दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी शिक्षण से। हिंदी पेडागोजी के टॉप सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा को आपने स्वीकार किया है, फॉर्म में भरा है, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चन सीटेट, एमपीटेट, रीट और सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं, तो कई बार होता है कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे भी आते हैं और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको यही क्वेश्चन नहीं पता होगा, इन क्वेश्चंस का अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप बड़े क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। तो छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बाकी हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी हम आपको कराते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न यहाँ पे, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता हो, वीडियो को रोक करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। पहला प्रश्न आपके सामने, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। तो इन तीनों में ही देखिए आपने क्या कॉमन सी बात है, लेखन लिखा है, अर्थात ये तीनों ही लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। तो एक ऑप्शन आपका बच रहा है यहाँ पे, वाद विवाद, जो कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, ये मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको उत्तर मिलेगा विकल्प सी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखो और कहो विधि सिखाती है। सस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन या फिर लेखन। क्वेश्चन नंबर 2, देखो मतलब बच्चा देखेगा और कहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वर के साथ बच्चा बोलेगा, सस्वर वाचन। मौन वाचन तो नहीं करेगा, देखने के बाद कर भी सकता है, लेकिन लॉजिक जो यहाँ पे कह रहा है वो ये है कि देखो और जो कहो विधि है, इससे बच्चा जो है सस्वर वाचन करना सीखता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप डिटेल वीडियो पढ़िएगा विधियों के बारे में, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है। मौन वाचन, सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन या फिर सभी। तो हमारा अधिकांश वाचन जो है वो मौन वाचन होता है। किसी भी प्रकार की जब समस्या होती है, हम चिंतन करते हैं, तो मौन चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। एपिडायस्कोप उपकरण काम आता है, किस काम आता है। चित्रों को बड़े आकार के देखने में, चित्रों को समान आकार दिखाने में, चित्रों को छोटे आकार दिखाने में या फिर फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में। तो एपिडायस्कोप जिसका चित्र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये चित्रों को बड़े आकार को दिखाने के काम में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बुलेटिन बोर्ड क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बुलेटिन बोर्ड। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दृश्य है, बिल्कुल इसको हम देख सकते हैं। श्रव्य है तो हम इसको सुन नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। जब सुन नहीं सकते तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर मिला आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री के भाग होते हैं। तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, शिक्षण सहायक सामग्री साफ साफ लिखा है यहाँ पे, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। तो कितने प्रकार की हुई है, 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 7वां प्रश्न आपके सामने, सूत्र विधि कौन सी भाषा से आई। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत। सूत्र विधि जो है ये संस्कृत भाषा से आई है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। जो बहुत छोटी हो, ठीक है, ये बात गलत नहीं है। जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिसमें 2 ही पात्र हों, ये गलत बात है, यहाँ पे ही लगा है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही पात्र हों। बेहतर ये होगा कि जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली में चित्रात्मक वर्णन की हो। मतलब क्योंकि बच्चे जो है प्राथमिक स्तर पे चित्र के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखते हैं। आपने देखा होगा जो किताब होती है नर्सरी की या कक्षा 1 की, उसमें आपने देखा होगा अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाया जा रहा है या फिर बी फॉर बॉय या बी फॉर बस, तो उसका फिगर दिया होता है, क्योंकि ये एक प्रभावशाली तरीका है, अच्छा तरीका है बच्चों को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का एक साथ प्रयोग करता है। मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेक्रात विधि या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में बच्चा जो है आँख, हाथ, कान तीनों का प्रयोग करता है। ये 3 साल से, कहीं कहीं पे आपको 2.5 मिलता है, 3 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं, 3 साल से ऊपर और 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष के बालकों के लिए ये प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। इसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा हुआ। पहले जो ये विधि थी ये जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए थी ये, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग सामान्य बालकों पर किया गया और उसमें भी इसका बेहतर प्रदर्शन मिला।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आ और अंग उच्चारण करना दोष है। बच्चे अगर आ और अंग का उच्चारण कहीं पे गलत कर रहे हैं या अंग की जगह पे आ पढ़ रहे हैं और अंग की जगह पर आ पढ़ रहे हैं और आ की जगह पे अंग पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी दिक्कत है? ये दोष किस प्रकार का? ज्ञान संबंधी, मनोवैज्ञानिक, अभ्यास संबंधी, विज्ञान संबंधी। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको अभ्यास संबंधी। बच्चों को प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है तो वो कई बार गलत चीज़ों को बोलने लगते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करा करके ये दिक्कत जो है उसको हम दूर कर सकते हैं। आंसर मिलेगा यहाँ पे अभ्यास संबंधी, ये दोष है। क्वेश्चन नंबर 11, बालकों के लिए सबसे कठिन क्या है? बोलना, सुनना, लिखना या फिर पढ़ना? 11वां प्रश्न आपके सामने, सबसे कठिन कार्य है लिखना। ठीक है, बोलना बच्चा धीरे धीरे अनुकरण के द्वारा सीख लेता है, सुनना तो नॉर्मल सी बात है, सुनने लगता है बच्चा, पढ़ना भी, लेकिन लिखना जो है इसमें सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसको सिखाना भी पड़ता है, इसके लिए विशेष आपने देखा होगा टीचर तरह तरह के उपकरणों का प्रयोग करता है, तरह तरह की शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करता है, तो ये सबसे कठिन माना गया है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परीक्षण दे तो वो क्या कहलाएगा? वैध, विश्वसनीय, व्यापक या फिर वस्तुनिष्ठ? तो अगर ऐसा कोई टेस्ट आपने बनाया है समान परिणाम दे रहा है, इसका मतलब वो विश्वसनीय है। तो 12 का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल यानी किंडरगार्टन पद्धति भी इसको कहते हैं, मॉन्टेसरी या फिर एलन? क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सही जवाब मिलेगा फ्रॉबेल के द्वारा दी गई है बाल उद्यान शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में किसने बांटा या त्रिस्तरीय किसने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया त्रिस्तरीय होती है? ब्लूम, मन, प्लेटो या फिर जॉन डीवी? तो ब्लूम के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो 3 प्रकार का मूल्यांकन होता है यहाँ पे, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे 3 प्रकार का है, मतलब फिर से देखिएगा, निर्माणात्मक, योगात्मक और निदानात्मक, ये मूल्यांकन के 3 प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आया था यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी प्रश्न का उत्तर सभा छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा, वैध नहीं होगा, विभेदकारी नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। जब कहा जा रहा है किसी प्रश्न का उत्तर सभा छात्र, मतलब जितने भी छात्र बैठे हैं ग्रुप में सभा में, उनके द्वारा सभी लोग सही दे दें, तो वो किस प्रकार का नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 15, चांसेज है कि वो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होगा तभी तो उसका एक ही आंसर रहा होगा। ठीक है, विश्वसनीय होगा तभी तो उसको बच्चे ने कंटेस्ट किया या याद किया, पता है बच्चों को, वैध भी है, लेकिन विभेदकारी नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे मूल्यांकन के गुणों की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी यानी वैधता, जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है तो उन साधनों उपकरणों को वैध कहा जाता है। मतलब जिन उद्देश्यों की दृष्टि से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, अगर उस पर आप मूल्यांकन कर पाते हैं तो उन साधनों उपकरणों को वैध कहा जाता है। विश्वसनीयता क्या है? विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का बदलाव ना हो, दोबारा से चेक करने पर भी अंक समान रहे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर है, अगर आपने सही किया तो उसका 1 नंबर मिलेगा, नहीं किया गलत हो गया तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, निबंधात्मक प्रश्न विश्वसनीय नहीं होते, क्योंकि 10 में उसमें किसी को 7 मिलते हैं, किसी को 5 मिलते हैं और किसी को 9, किसी को 10। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता जो है मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, उत्तर के लिखित आधार पर ही मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षा की दृष्टि के आधार पर। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ होता है, अर्थ स्पष्ट होता है, उसमें कोई भ्रांति नहीं रहती। तो मूल्यांकन के 3 प्रकार आपने पढ़े, इसके बाद आपने जाना। अब देखते हैं यहाँ पे यूजफुलनेस यानी उपयोगिता क्या होगी। तो अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है, ये व्यवहारिक होता है, तो प्रशिक्षण एवं जीवन में इसका उपयोग किया जाता है। जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, विभेदीकरण क्या है, तो आप जान लीजिएगा यहाँ पे मूल्यांकन में बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। और यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर जो है, एक प्रश्न का जो उत्तर है, किसी प्रश्न का उत्तर सभी सभा द्वारा सही से दे दिया जाए तो वो प्रश्न क्या है, विभेदकारी नहीं, क्योंकि इसमें आप अंतर नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्लूप्रिंट क्या है? शिक्षण में ब्लूप्रिंट क्या है? शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है, छात्रों की आधारशिला है, या फिर प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है? एक क्वेश्चन जरूर आता है ब्लूप्रिंट से, प्रश्न निर्माण से, तो इसको हम कहते हैं प्रश्न पत्र निर्माण की जो आधारशिला है उसको ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, किसी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले
हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए एक अलग प्रकार से सारणी का निर्माण करते हैं। इसी में प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण दिया होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। ऊपर आई बटन में देखिएगा कुछ वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक शो कर रहे होंगे, उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत की किसने? तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली थी। 5 स्टेप कौन कौन से थे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? अध्यापक की गलतियों को दूर करना, छात्रों की कमियों का निदान करना। देखिए निदान करना किसके अंतर्गत पढ़ते हैं आप? पहले हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि छात्र में कमी क्या आ रही है, अधिगम में या क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसका हम क्या करते हैं, निदान करते हैं। तो निदान करने को क्या कहा गया है? उपचारात्मक शिक्षण। कमियों का निदान करना कह रहा है, कमियों का पता लगाना नहीं। पता हम लगाते हैं निदानात्मक में, लेकिन निदान किस में करते हैं? उपचारात्मक में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे अध्यापक की गलतियों की बात कही जा रही, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये बच्चों पर अप्लाई करते हैं हम। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निगमन विधि क्या है? क्वेश्चन देख करके आप शायद चौंके ना हो, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि पहले नियम और फिर उदाहरण। जस्ट इसका अपोजिट होता है आगमन विधि, पहले उदाहरण और फिर नियम। तो निगमन विधि किस प्रकार की विधि है? क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब मिलेगा, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें हम आपको और बताते हैं। देखिए शिक्षण के निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। इस प्रकार निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। हमने आपको अभी भी बताया आगमन में क्या होता है, हम पहले उदाहरण बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके कुछ पॉइंट की तरफ। तो बात करें हम इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, पहले ही पॉइंट में कहा जा रहा है। जब समय का अभाव हो तो उन परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग करना चाहिए। जब बालक आगमन विधि के नियम और परिभाषाओं की खोज कर लेता है तो उसका पुष्टिकरण निगमन विधि के द्वारा बालकों को याद करा दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि निगमन विधि है ये अमनोवैज्ञानिक है, जबकि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है। तो इसके पहले आप देख लीजिए अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? आपको पता होगा स्किनर का यह कॉन्सेप्ट था। अनुदेशन का मतलब ये होता है कि वर्तमान युग में एक नई धारा के रूप में ये आया है। अनुदेशन का मतलब होता है आज्ञा देना या ज्ञान देना। ज्ञान को हम एक सुझाव के रूप में ग्रहण करते हैं। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अंग है। जिस प्रकार शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया का एक पक्ष अथवा विधि है, अंतर इतना है कि शिक्षण में अध्यापक सक्रिय रहता है और अनुदेशन में क्या होता है, वह स्वयं न करके परामर्श भी प्रदान करता है। तो ये अंतर है। बात करेंगे इसके प्रकार की, तो अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, स्वनिर्देशित अभिनिर्देशित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। अब वहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन में, आप समझ सकते हैं आसानी से इस प्रश्न का आंसर क्या मिलेगा, अनुरूपीय शिक्षण अनुदेशन, क्योंकि ये अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है, बाकी के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों के साथ आप क्या करेंगे? जो बोलने में जिनको दिक्कत आती है, अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर देंगे, मन में भय एवं झिझक की भावना का विकास करेंगे? नहीं, तो ये दोनों नहीं होंगे। ये हो सकता था, लेकिन इससे प्रभावशाली क्या है, हम अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न यहाँ पे, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? क्या आदेशात्मक कार्य है, अनुदेशात्मक कार्य है, नकारात्मक है या फिर सैद्धांतिक है? क्वेश्चन नंबर 22। और इस वीडियो का आपको पार्ट 2 भी जल्द मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। ये आपका अनुदेशनात्मक पार्क है, अनुदेशनात्मक प्रकार का ये शिक्षण होता है, उपचारात्मक, क्योंकि इसमें हम पहले छात्रों में जो अधिगम में त्रुटियाँ हो रही, जो गलतियाँ कर रहा है बच्चा, जो दिक्कतों का सामना कर रहा है, उनको पता लगाते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे 2 बार लिख गया है। पहला ऑप्शन स्वपरीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर व्याख्यान। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण हम तभी करते हैं जब निदानात्मक टेस्ट कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत
आ रही है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आधार पूछा जा रहा था। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो विविध अवसर देना अपने आप में ही पॉजिटिव ऑप्शन है, आंसर मिलेगा आपको बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। बाकी के ऑप्शंस भी गलत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी विधि आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चे एक्टिव रहेंगे, विविध अवसर मिलेगा और बच्चे भाषा का प्रयोग भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं। ऊपर आई बटन में देखिएगा, दोबारा से आप कुछ वीडियोस के लिंक आपको फ्लैश कर रहे होंगे, उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं, आंसर मिलेगा सी ऑप्शन। बालक को उसके वातावरण पर आधारित दिए गए ज्ञान कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, चेक करते हैं इसको। ठीक है, पाई मात्रा की मिस्टेक हुई है। कहा जा रहा है बालकों को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने, ठीक है, जा वाली पाई जो है जाने की विधि आपसे पूछा जा रहा है कि वातावरण पर आधारित जो ज्ञान दिया जाता है उसके लिए बेहतर विधि कौन सी होगी? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि या फिर उपरोक्त तो सभी। तो बात कही जा रही है यहाँ पे वातावरण पर आधारित। तो वातावरण पर आधारित जो सबसे बेहतर विधि होगी वो होगी ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, उच्चारण अभ्यास कब करवाया जाता है? अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय या फिर आदर्श वाचन के बाद। 27वां प्रश्न आपके सामने, सही जवाब मिलेगा अनुकरण वाचन करने के बाद उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर आया क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। रचना में शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक या फिर अभिव्यंजनात्मक रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे अभिव्यक्ति के रूप में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रचना के अंतर्गत अभिव्यक्त की जाती है जो भी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या फिर प्रयोग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 29 सामने है आपके, सही जवाब मिलेगा यहाँ पे निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये है ADHD यानी स्वलीन विकास, इसमें क्या होता है? ये आपने शायद ना पढ़ा हो कभी, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। और सीटेट के लिए जो सभी वीडियोस बन रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट ऊपर बना दी गई है, उसका भी लिंक ऊपर लगा है, आप देख सकते हैं क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 30 ADHD मतलब क्या होता है? यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में बच्चा जो है कठिनाई का अनुभव करता है। तो ये थे 30 प्रश्न। 30 में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, जैसे हमने आपसे बताया अभी, आगमन और निगमन विधि। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आगमन विधि और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वन डे एग्जाम स्टडी।